नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। पौड़ी बस हादसे पर सीएम धामी सख्त, जिला अस्पताल में घायलों को बेहतर इलाज न मिलने पर जताई नाराजगी। सीएम ने जिलाधिकारी से मामले को तलब किया। चाचा की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आज पवित्र गंगा में प्रवाहित भी करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा आज जारी करेगी संकल्प पत्र। एक संकल्प पत्र प्रदेश स्तर का होगा, जबकि 11 अलग अलग जिलों का। उत्तराखंड में 12 आईपीएस अधिकारियों को दिया गया प्रमोशन, धामी सरकार ने जारी किया आदेश। सरकारी स्कूलों में 10वीं में अब 5 नहीं 10 विषय होंगे अनिवार्य, एससीईआरटी ने तैयार किया ड्राफ्ट। हरिद्वार, उधम सिंह नगर और रुड़की में घने कोहरे का येलो अलर्ट, आज बारिश और बर्फबारी के आसार। आज से 19 जनवरी तक प्रदेश भर में वर्षा और बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देहरादून से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम धामी ने किया है संकल्प पत्र जारी। कैबिनेट मंत्री के साथ पार्टी पदाधिकारी और विधायक मौजूद रहे। 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी किया गया। तो देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प पत्र को जारी किया है। सीएम धामी ने संकल्प पत्र जारी किया है और इस दौरान तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहे, विधायक मौजूद रहे, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे उनकी भी उपस्थिति देखी गई। और फिलहाल ये खबर है कि 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र को जारी किया गया है। तो सीएम धामी ने संकल्प पत्र को जारी किया है, खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। और कैबिनेट मंत्री के साथ तमाम पदाधिकारी जो कि पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे, कैबिनेट मंत्री की उपस्थिति में भी संकल्प पत्र को जारी किया गया है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं और इस संकल्प पत्र को सीएम धामी ने जारी किया है। और देहरादून से खबर, जहां पर 23 जनवरी को सार्वजनिक जो अवकाश है वो घोषित किया गया है। निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। 23 जनवरी को निकाय चुनाव होगा और कार्यालय में चुनाव होगा। कार्यालय संस्थान, शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मी के लिए अवकाश घोषित किया गया है। तो 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। देहरादून से ये खबर, निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक तौर पर अवकाश रहेगा। शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जाएगा उस दिन। और निकाय चुनाव है चूंकि 23 जनवरी को, इस लिहाज से शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठान जितने भी कार्यरत कर्मी हैं वो अवकाश पर रहेंगे। तो निकाय चुनाव के दिन सार्वजनिक तौर पर छुट्टी रहेगी और इसी के साथ ही शिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मियों की छुट्टी रहेगी। तेईस जनवरी को निकाय चुनाव होगा कार्यालय में और इसके मद्देनजर शिक्षण संस्थान, प्रतिष्ठान में कार्यरत कर्मियों का अवकाश रहेगा। और श्रीनगर से खबर है, जहां पर मेयर प्रत्याशी मीना रावत के पक्ष में उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरसिंह रावत और पूर्व विधायक गणेश गोदियाल आज उन्होंने बाइक रैली निकाली है। पौड़ी जिला अध्यक्ष विनोद नेगी का कहना है कि यहां रैली का
रैली, जहां एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाली गई थी, वहीं वह रैली अन्य जिलों से मंगाई गई भीड़ थी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि जहां एक तरफ भाजपा के बगावत करने वाले अपनी पार्टी पर तंज कस रहे हैं, और आगे उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में गुटबाजी है, हमारे कांग्रेस में गुटबाजी नहीं चलती। क्षेत्र की जनता आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। जिताने की कोशिश कर रही है। क्षेत्र की जनता आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। जिताने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर आप देखो, अब कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुंभ हो रहा है, कहीं कुंभ। और खबर मंगलौर से, जहां पर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी इस्लाम का पर्चा निरस्त होने के बाद आखिरकार कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने हजारों की संख्या में जन सैलाब के साथ मंगलौर में सभा आयोजित की। निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी को समर्थन दिया। सभा में कांग्रेस के हजारों समर्थक भी मौजूद रहे और हाल ही में भाजपा ने बसपा के दिवंगत विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी खेमे की जुल्फकार की माता केशर को समर्थन देने का ऐलान किया था। मंगलौर पालिका अध्यक्ष पद के लिए भाजपा ने अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था और कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने के बाद कांग्रेस समर्थकों में भारी रोष देखा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रत्याशी का पर्चा निरस्त होने पर भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कांग्रेस का पूरा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी मोइनुद्दीन अंसारी को ही दिया गया है। मंगलौर में जब बाई इलेक्शन हुआ तो प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने अनदेखी की और यहाँ पर पोलिंग वाले दिन खूब लाठियाँ चली, बदतमीजियाँ हुई, धक्का मुक्की की, गालियाँ दी, कहीं गोलियाँ भी चली, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद लोकतंत्र को जिंदा रखा और यहाँ वोट किया और लाठी चलाने वालों को, लाठी चलवाने वालों को हराया। उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो यहाँ हाजी और काजी को पूरा भला कहते थे। काजी के रूप में तो मुझे और हाजी जी, हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को संबोधित करते हुए मरहूम जो इस दुनिया में नहीं है उनको पूरा भला कहा जाता था। अफसोस की बात यह है कि ये चुनाव आया और उन्हीं लोगों ने, जो लोग उस बाई इलेक्शन में शामिल थे, उसी टीम ने ये पर्चा कैंसिल कराया चौधरी इस्लाम साहब का। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और ख़ास तौर पर अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब और अपने लोकप्रिय नेता पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस चीज़ को इस लायक समझा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात खुलेआम अराजकता का माहौल देखा गया, जब कुछ अज्ञात लोगों ने स्टेशन पर तैनात परिचालक पर हमला कर दिया। इस हमले में परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत नीलकंठ अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर ऐसी घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो गए हैं। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी का कहना है कि सीसीटीवी के माध्यम से मारपीट करने वाले युवकों की तलाश की जा रही है और जल्द ही पुलिस ऐसे अराजक तत्वों को हिरासत में भी ले लेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि निर्वाचन के मद्देनजर भी पुलिस टीम को पूरे क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी से नजर रखने के लिए भी कहा गया है ताकि इस तरह की अराजक घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। टीवी के थ्रू उस आदमी को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से हमारी मार्केट हुई है। बहुत जल्द इसमें रिजल्ट आएगा। सर, उसके अलावा गश्त कैसे बढ़ाई जाएगी ताकि सर घटनाएं दोबारा न हो?
देखिए लगातार मूवमेंट चल रहा है, हमारे बहुत सारे अलग अलग अभियान भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर चुनाव की दृष्टिगत आप बात करें तो हमारे अलग अलग बैरियर्स भी लगे हुए हैं अलग अलग लोकेशंस पे, यहाँ पे सीसीटीवी के माध्यम से मॉनिटरिंग करी जा रही है। इसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं जो रेगुलर मूवमेंट कर रही हैं उनको भी यही आदेशित किया गया है कि लगातार बीच बीच में कैमरा के थ्रू या अलग अलग रिकॉर्डिंग्स करते रहें ताकि सस्पिशियस मूवमेंट जो है उनसे ट्रैक कर सकें। और आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में 11 नगर निगमों के संकल्प पत्र का एक साथ विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विमोचन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया और जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और विधायकों सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी नेता भी शामिल हुए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। जी आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय गणेश जोशी, हमारे आदरणीय मधु भट्ट जी, विनोद उनियाल जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा 11 के 11 नियमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र जारी हुआ है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कितनी संकल्पबद्ध है, क्योंकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी सरकार के काम, मुख्यमंत्री जी के काम, क्योंकि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है, इन सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रहा है। क्योंकि धामी जी ने कहा था कि जिन कामों का संन्यास हम करेंगे, उनका लोकार्पण हम करेंगे, उसका भी एक संदेश है। इसलिए अधिकांश निगमों में और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है और वहीं अधिकतम पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले हैं। देखिए, आप जानते हैं जब चुनाव होता है तो पार्टी अपना संकल्प जारी करती है और मुझे खुशी है इस बात की, निकाय चुनाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज संकल्प पत्र जारी किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जनता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, लेकिन आज जब संकल्प पत्र जारी हुआ, जो जानकारियां इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को जाएगी और स्वाभाविक रूप से भी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां जहां हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जगह जो हमारी सम्मानित जनता है वो आशीर्वाद देगी। देखिए वो उनकी वही संस्कृति है, वही परिपाटी है, तो वो सब जनता के सामने आ रहा है कि उनके यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है। हम प्रदेश के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि प्रदेश का और विकास तेज गति से हम करें, जनता हमको अवसर देगी और हमको आशीर्वाद देगी, हम तेज गति से विकास को आगे बढ़ाएंगे। हमने सभी जगह पर अच्छे प्रत्याशी भी जो है हमारी पार्टी ने उतारे हैं। जैसे देहरादून में देखिए एक नौजवान युवा को यहाँ मौका दिया है, सौरभ थपलियाल को, और यहीं से छात्र राजनीति से निकले हुए युवा हैं। ऐसे अन्य स्थानों पर भी हैं। सभी हमारे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिकाएँ हों, चाहे नगर पंचायत हो, सभी लोग समर्पित होकर। और देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी दंगल का बिगुल बज चुका है। वहीं सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आम जन से संपर्क साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। बता दें कि 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर के मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 25 जनवरी को मतगणना होने के पश्चात जीत और हार का समीकरण आम जनता के सामने साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर सभी दलों के अपनी ही पार्टी से नाराज बागी निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते पार्टी की टेंशन बढ़ चली है। और यही वजह है कि आप पार्टी ने चिन्हित कर इन बागियों को बगावत करने के खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, जिसके चलते तमाम दलों में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। और यही वजह है कि कई पार्टी को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं ये निष्कासित प्रत्याशी पार्टी का समीकरण खराब न कर दे। देखिए रिपोर्ट। भाजपा में बगावती सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और यही आखिरी फैसला होगा।
जिसमें अब तक कई दर्जन बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। औरों को मनाने में पार्टी लगी है, वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और द्वितीय चरण में अभी भी जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के हों या कोई जनप्रतिनिधि भी क्यों न हो, जो भी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाएगा, निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहाँ जहाँ कहीं इस प्रकार की शिकायत आई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी ऐसे संदिग्ध भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों से बात की है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी लगातार बातचीत चल रही है। क्रांतल में कोई बागी व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बागी और दागियों की पार्टी है। यही कारण है कि चुनाव के अवसर पर यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ते हैं और ये एक परंपरा बन चुकी है। चुनाव के समय पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकालती है। चुनाव खत्म होते ही गले में माला पहनाकर आगे राज्य को लूटने की मंशा के तहत उनको पुनः पार्टी में ले आती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता देख रही है। यही कारण है कि इस समय पर जितने भी बागी और दागी चुनाव भाजपा के लड़ रहे हैं, जनता उनको दरकिनार कर रही है। वहीं चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और सरकार की अपनी मनमानी करने की बात कह रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी आरोपों की झड़ियां भाजपा के ऊपर लगाए हुए है और उसका मानना है कि भाजपा सरकार के दम पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, जिसकी शिकायत लगातार चुनाव निर्वाचन को विपक्षी दलों द्वारा की गई है। निकाय चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है और आचार संहिता लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। हर दिन आचार संहिता की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी उड़ा रहे हैं, उनके मंत्री भी उड़ा रहे हैं, उनके नेता भी उड़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार इस सब की शिकायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से भी कर रही है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी सत्ता के अहंकार में है और किसी भी नियम कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष है, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है और जब हार का डर विपक्ष को सताता है तो मुझे लगता है कि वो अपने उन हार के कारणों को जानने की बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम करता है। तो ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, अपनी मजबूरी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग है और वो समय समय पर सारे प्रत्याशियों से लेकर के तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और क्योंकि विपक्ष के पास इस वक्त कहने के लिए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए शायद मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 11 के 11 निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपना परचम लहराने जा रही है, तो उससे विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट है। हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतारे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दें। साथ ही क्या ये आरोप और प्रत्यारोप ही इन चुनावी दंगल में आम जनता को लुभाने में कामयाब होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और पौड़ी बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी अस्पताल में सामने आई अव्यवस्थाओं की शिकायत का संज्ञान लिया और इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पौड़ी के जिलाधिकारी से मामले में रिपोर्ट तलब करने के साथ ही अस्पताल में सभी बुनियादी सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसको लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि यह घटना बहुत दुखद है और उसके लिए हमने वहां अस्पताल में जो कमी है उसे दूर करने के लिए भी कहा है। चिकित्सकों की जो कमी है उसके लिए तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के भी निर्देश पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। बहुत गंभीर घटना है और बड़ी दुर्घटना हुई है, बहुत दुखद है और उससे हमने तुरंत जो भी वहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए कहा है। जो चिकित्सक नहीं है उन तत्काल चिकित्सकों की नियुक्ति करने के लिए भी कहा है और जल्दी ही इसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और जो भी वहाँ पर कमियां हैं उन सभी कमियों को ठीक करेंगे। और खबर
खबर लक्सर से, जहां पर निकाय चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार को धार देने के लिए खास तौर पर बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र टीम अध्यक्ष और मंडल टीम से संवाद और उन्हें खास टिप्स देने के लिए त्रिदेव सम्मेलन शुरू कर दिया गया है। आज लक्सर में आयोजित त्रिदेव सम्मेलन में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर हमें लक्सर का विकास कर कांग्रेस का संगठन कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। मैं लोगों से आग्रह करने आया हूं, सबसे पहले तो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये आपके लिए मंगलमय हो। और आज निश्चित रूप में भाजपा का नेतृत्व में इतना बड़ा समागम प्रयागराज में हो रहा है, ये बहुत बड़ी सफलता है और सनातन धर्म की शक्ति का बहुत बड़ा ये चमत्कार है। इसके साथ साथ जो हमारी भूमिका है, जो हम उत्तराखंड से गंगा को प्रभावित करते हैं, हमने ये निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी पानी की गुणवत्ता में कमी नहीं होगी। स्वच्छ पानी यहाँ से प्रसारित किया जाएगा, बहेगा और सभी लोगों को आचमन करने का और स्नान करने का स्वच्छ जल जो है प्रयागराज में उपलब्ध होगा। और खबर पौड़ी से, जहां पर जनपद के थैलीसेन थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 4 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या करने वाली बहू और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जनवरी को अंजलि देवी का जन्मदिन मनाने उसका प्रेमी दीपक कुमार रात को उसके कमरे में आया था और इसी दौरान उसकी सास ने दोनों को देख लिया। बात खुलने के डर से दोनों प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर 55 वर्षीय सुरेशी देवी की हत्या कर दी और इस संबंध में थैलीसेन थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और जिस पर हत्या के आरोपी दोनों प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। महिला की हत्या कारित करने का मामला प्रकाश में आया, जिसका पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया व मृतका का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि महिला की हत्या गला दबाकर की गई है। इन्वेस्टिगेशन में भी ये तथ्य पाए गए कि महिला की बहू व बहू के प्रेमी के द्वारा इस महिला की हत्या कारित की गई है। दोनों अभियुक्तों को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और खबर देहरादून से, जहां पर आज पूरे देश में देखा गया कि इस समय मकर संक्रांति का जो त्यौहार है पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार भी है जो प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में ही मनाया जाता है और यह त्यौहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है, जो कि खगोलीय घटना भी है। मकर संक्रांति के दिन लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ मिलकर तिल के लड्डू और खिचड़ी जैसे व्यंजनों का आनंद भी लेते हैं। यह त्यौहार नई शुरुआत, नई आशा और उज्जवल भविष्य का प्रतीक भी माना जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि मकर संक्रांति है। हम सब लोग जानते हैं आज उत्तराखंड का घुतिया का त्यौहार है। निश्चित रूप से ये अपने आप में सूर्य का उत्तर दिशा की ओर जाना, उत्तरायणी के रूप में मनाया जाना के रूप में जो है मैं समझती हूँ कि एक शुभ दिनों की शुरुआत जो है आज से मान ली जाती है। तो इसी शुभ दिनों में हम चूँकि 30th नेशनल गेम के बहुत नज़दीक पहुँच रहे हैं, तो उसी में एक विचार आया कि हमारे जो शिशु सदन के बच्चे हैं, जो जिन बच्चों के अभिभावक नहीं रहते हैं और जिनके अभिभावक के रूप में स्वयं मैं या हमारा विभाग रहता है, उन बच्चों को पूरे राष्ट्रीय खेल का परिसर दिखाना, अपने कक्ष को दिखाना, उनके संग पतंग उड़ाना, उनके संग में आज एक स्पोर्ट्स के रूप में जो है पिट्ठू गेम का खेलना, उनके संग खिचड़ी बनाना। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के पलायन प्रभावित 100 गांव के विकसित के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं बता दें कि पलायन का दंश झेल रहे गांव की तस्वीर संवारने के लिए सरकार ने गंभीरता से कदम उठाने की शुरुआत भी कर दी है, जिसके तहत प्रथम चरण में पलायन प्रभावित 100 गांव के विकास के लिए माइक्रो प्लान में तैयार किया जाएगा और शासन ने ग्रामीण विकास पलायन निवारण आयोग को इन गाँव के चयन की भी जिम्मेदारी सौंपी है। 10-10 से गाँव के क्लस्टर बनाकर इन्हें विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा।
गांव से पलायन ऐसे विषय भी हैं। से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प रहा है कि जो हमारे पलायन जहां से जिन क्षेत्रों से हो चुका है उनको किस तरीके से हम विकसित कर सकें, किस तरीके से वहां तक हम योजनाएं पहुंचा सकें और जो हमारे लोग वहां से पलायन करके चले गए हैं उनको वापसी का रास्ता हम कैसे दिखा सकें, उसी की ओर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और बार बार समय समय पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम करते हैं। और जैसे कि अभी उन्होंने दिशा निर्देश देने का काम किया कि 100 गांव ऐसे जहां से हमारा पलायन हो चुका है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का